हेलो एवरीवन, वेलकम बैक क्लास 10 साइंस। केमिस्ट्री में हम लोगों ने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से होती है, रासायनिक समीकरण में किसे उत्पाद कहते हैं और किसे अभिकारक कहते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि एक या एक से अधिक पदार्थ अगर क्रिया करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वो चीज़ हमारी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। और अब इस चीज़ को दिखाने के लिए, रासायनिक अभिक्रिया को दिखाने के लिए जिस समीकरण का उपयोग करते थे उस समीकरण को हम नाम देते थे रासायनिक समीकरण। यानी कि वह समीकरण जो रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है उसको हम लोग रासायनिक समीकरण नाम देते थे। इस रासायनिक समीकरण में ये जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं वह कहलाते हैं अभिकारक। रिएक्टेंट। और जो चीज बनता है उसे हम लोग उत्पाद नाम देते हैं या फिर उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। अभिकारक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, उत्पाद अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ। यह पूरा प्रोसेस रासायनिक अभिक्रिया कहलाता था। और इसको दिखाने के लिए जो समीकरण यूज करते थे इस प्रकार का उसे हम बोलते थे रासायनिक समीकरण। जो हमारा एग्जाम्पल था वह क्या था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारा एग्जाम्पल था। तो यहाँ तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों को दोनों हमारे अभिकारक थे और यहाँ पे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड था ये हमारा उत्पाद था। आज हम लोग सीखेंगे कि ये अभिकारकों की संख्या उत्पादों की संख्या के बराबर कैसे करनी है। यानी कि हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखना है। हम लोगों ने कक्षा 9 में द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यह नियम कहता था कि रासायनिक परिवर्तन होने पर जितना यहाँ पे एटम की संख्या रहेगी उतना ही एटम यहाँ पे रहेंगे। ध्यान से देखो तो यहाँ पर मैग्नीशियम की संख्या 1 है और यहाँ पर भी मैग्नीशियम की संख्या 1 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 1 है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन का जो नंबर है यानी कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट इक्वल टू जो प्रोडक्ट का ऑक्सीजन है उसके इक्वल नहीं है। यानी कि जो रिएक्टेंट में हमारा ऑक्सीजन है वह ऑक्सीजन प्रोडक्ट के ऑक्सीजन के इक्वल नहीं है। हम कह सकते हैं कि ये हमारा समीकरण संतुलित नहीं है। यह कह सकते हैं कि हमारा समीकरण संतुलित नहीं है। और आज हमें यही सीखना है कि हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित किस प्रकार से करना है, यही हमें सीखना है आज। ये तो था आपका रिवीजन। आज आपको सीखना है कि रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से संतुलित किया जाए। सबसे पहले आप धातु के बारे में जानिए। कुछ धातुओं का नाम दिखा देते हैं, आपको बताया था मैंने या फिर मैंने आपको लिस्ट में दी थी। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करने वाले क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं, यानी कि मेटल कहलाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और साथ में आप लोग आयोडीन भी ले सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं इन चीजों को हम लोग अधातु बोलते हैं। ध्यान देना कि जो हाइड्रोजन है यह अपवाद है। हाइड्रोजन इसमें भी आता है और हाइड्रोजन इसमें भी आता है। ये प्लस चार्ज वाले होते हैं, ये माइनस चार्ज वाले होते हैं। तो हम जब समीकरण को संतुलित करेंगे तो सबसे पहले मेटल को बराबर करेंगे, दूसरा नॉन मेटल। पहले नंबर पे मेटल को इक्वल करना है, दूसरे नंबर पे नॉन मेटल को, तीसरे नंबर पे हम लोग ऑक्सीजन को इक्वल करेंगे और जो चौथे नंबर पे इक्वल करेंगे वो हाइड्रोजन को करेंगे।
यानी कि इक्वल करने के प्रोसेस में सर्वप्रथम हम मेटल को इक्वल करेंगे, फिर नॉन मेटल को इक्वल करेंगे, फिर ऑक्सीजन को इक्वल करेंगे, फिर हाइड्रोजन को इक्वल करेंगे। क्योंकि इनका जो रिएक्शन है काफी ज्यादा होता है तो ये तो आप समझ सकते हो अपवाद है। ऑक्सीजन जो है वह अधातुओं में आता है, 2 माइनस चार्ज होता है इसके ऊपर। तो आप ये कह सकते हो कि इन दोनों का काफी अधिक मात्रा में रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से हमको इसको अलग से इक्वल करना है। सबसे पहले हम मेटल को इक्वल करेंगे, फिर नॉन मेटल को इक्वल करेंगे, थर्ड स्टेप में ऑक्सीजन को इक्वल किया जाएगा और फोर्थ स्टेप में हाइड्रोजन को इक्वल किया जाएगा। अब ध्यान से देखें तो अगर हमने मेटल को इक्वल कर लिया किसी समीकरण में, तो उसके बाद नॉन मेटल को इक्वल करने के बाद वापस से हम मेटल के पास जाएंगे और इसका नंबर चेक करेंगे, रिएक्शन में कहीं इसका नंबर बढ़ तो नहीं गया। उसके बाद हम ऑक्सीजन के पास आएंगे, अगर सब कुछ ठीक रहा तो ऑक्सीजन के पास आएंगे, फिर चेक करेंगे कि ऑक्सीजन का नंबर इक्वल करने के बाद हमारा जो नॉन मेटल है और मेटल है, इन दोनों के नंबर में कोई परिवर्तन तो नहीं हो गया। अगर इन दोनों के नंबर में कोई परिवर्तन हो जाता है तो हम इनको फिर से सही करेंगे, और जब ये तीनों चीज इक्वल हो जाएंगे तब हम लास्ट में आ जाएंगे हाइड्रोजन के पास, और हाइड्रोजन का नंबर इक्वल करने के बाद वापस से हम इन तीनों को चेक करेंगे। अगर यहाँ पे फिर से प्रॉब्लम होती है तो वापस से हम उनको इक्वल करेंगे। तो इस प्रोसेस को अपना के हम किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सबसे छोटा सा एग्जाम्पल जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ क्रिया होकर के बनता था हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम है यह हमारा मेटल है, और नॉन मेटल की बात करें तो हमारा ऑक्सीजन नॉन मेटल है। बस दो ही चीज है, मेटल और नॉन मेटल। नॉन मेटल इसको हम अलग से इक्वल करते हैं ऑक्सीजन के रूप में, तो इसे काउंट नहीं करना। तो मैग्नीशियम का नंबर देखते हैं, यहाँ पे मैग्नीशियम का नंबर कितना है, 1 है। यहाँ पर भी मैग्नीशियम कितना है, 1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 है। यानी कि मैग्नीशियम तो इक्वल है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन इक्वल नहीं है। और कभी भी जब हम नंबर को ऐड करेंगे इक्वल करने के लिए, जैसे कि हमने यहाँ पे ऑक्सीजन को बराबर करना चाहा, तो यहाँ पे हम कभी भी इसको 3 नहीं करेंगे, या फिर कभी भी हम इसको 4 नहीं करेंगे। हमेशा इस नंबर को, जो भी नंबर हम ऐड करना चाहें, उसको हमको आगे लगाना होगा। जो भी चीज लगाएंगे वो हमेशा कहाँ लगाएंगे, आगे लगाएंगे। कभी भी बीच में नंबर, यानी उसके जो नीचे नंबर लिखा जाता है वहां पे नंबर नहीं लिखेंगे। या फिर कोई कंपाउंड हो गया, जैसे कि हम अगर यहाँ पे CO2 को इक्वल करने की बात करें कहीं पर भी, तो CO2 से पहले हम यहाँ पे नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, न कि हम यहाँ पे नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप दैट आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो देखते हैं किस प्रकार से हमें इसे बराबर करना है। मैग्नीशियम का नंबर 1 है, तो इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2 है। तो अगर हम इस नंबर में या फिर इस कंपाउंड में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2 हो जाएगी। अर्थात जो हमारा अगला स्टेप होगा उसमें हम लिखेंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। अब यहाँ पे इस कंपाउंड के पहले 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे MgO। अब वापस से चेक करेंगे, हमने ऑक्सीजन को इक्वल किया तो हम वापस से इनको चेक करेंगे। मेटल के पास चलकर देखते हैं, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे मैग्नीशियम 2 है, लेकिन यहाँ पे हमारा मैग्नीशियम कितना था, 1 था। हम वापस से मेटल को इक्वल करेंगे दोबारा। देखते हैं यहाँ पे 2Mg, अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया गया तो यहाँ पे Mg 2 हो गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 पहले से है, और यहाँ पे 2MgO बना। हम ये कह सकते हैं कि 2 Mg यहाँ पे है, 2 Mg यहाँ पे है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है। हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा समीकरण है, यह समीकरण कैसा है, यह समीकरण हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण है। यही स्टेप फॉलो करके हम सारे रासायनिक समीकरण को सॉल्व कर लेंगे, कैसे से इक्वल करना है। और भी तरीके देखेंगे आने वाले क्लास में हम, लेकिन बेसिक फार्मूला हम ये देखते हैं ताकि हम पहले बराबर करने तो है, स्टेप वाइज बराबर करेंगे ताकि हम कभी तकलीफ ना हो। एक आध और एग्जांपल देख लेते हैं। आपके एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ था कि आयरन जल के साथ क्रिया करके मैग्नेटाइट बनाता है Fe3O4 और साथ में हाइड्रोजन रिलीज करता है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम मेटल देखते हैं क्या है।
मेटल यहाँ पे Fe है, यहाँ पे नंबर 1 है और यहाँ पे नंबर कितना है 3 है। तो हमारा स्टेप फर्स्ट बोलता है कि पहले हम मेटल को इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे 3 है तो इससे पहले हम 3 का मल्टीप्लाई अगर कर दें तो ये इक्वल हो जाएगा, सॉरी, प्लस H2O। यहाँ पे हमें कुछ बराबर नहीं करना, एक स्टेप हम पूरा ऐसे ही करेंगे। बाद में जब हम थोड़ा बहुत सीख जाएंगे बराबर करना, उसके बाद काफी तेजी से बराबर कर सकते हैं एक ही लाइन में। 3Fe प्लस H2O, यहाँ पे क्या बना था Fe3O4 प्लस H2। आगे देखते हैं, मेटल इक्वल हो गया, 3Fe यहाँ पे है, 3Fe यहाँ पे है, लेकिन आगे हाइड्रोजन को चेक करेंगे, ऑक्सीजन को चेक करेंगे, क्योंकि नॉन मेटल में तो कुछ हमें दिख नहीं रहा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर, तो हम हाइड्रोजन को पहले और ऑक्सीजन को देखेंगे। पहले ऑक्सीजन देखते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 4 है, तो कंफर्म है कि यहाँ पे हमें 4 करना होगा। लेकिन हम इस पे भाग देकर छोटा नहीं करेंगे, हम नंबर को आगे इंक्रीज करते जाएंगे ताकि हमें आसानी से कोई समीकरण संतुलित मिल जाए। तो अगला स्टेप 3Fe प्लस, अब यहाँ पे 4 है ऑक्सीजन, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन को 4 करेंगे, तो यहाँ पे 4H2O, यहाँ पे क्या बनेगा Fe3O4 प्लस H2। अब हमने यहाँ पे ऑक्सीजन को इक्वल किया, ऑक्सीजन को इक्वल करने के बाद हम इनको चेक करेंगे कहीं इसके नंबर में परिवर्तन तो नहीं हुआ। Fe यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हाइड्रोजन का नंबर बाद में है, हाइड्रोजन को अब देखते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 था, यहाँ पर भी 4 हो गया, यहाँ पर 4 था, यहाँ पे 4 हो गया। अगले स्टेप में देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 8 है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या सिर्फ और सिर्फ 2 है। तो यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पर भी हमें 8 करना है। तो अगर हम यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन की संख्या 8 हो जाएगी। तो अगला स्टेप में 3Fe प्लस 4H2O, यहाँ पे Fe3O4 प्लस यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर दें और H2 लिख दें। अब H2 को इक्वल यानी कि हाइड्रोजन को इक्वल करने के बाद हम देखते हैं कहीं इसमें परिवर्तन तो नहीं हुआ। तो यहाँ पे Fe3 है, यहाँ पे 3Fe है, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 4 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन की संख्या 4 है। सबको मिला करके देखना है हमें। और अगली बार हमने हाइड्रोजन के ऊपर किया, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 8 हाइड्रोजन है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट है उतना ही यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट है। तो जब नंबर ऑफ रिएक्टेंट नंबर ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल हो जाए तो जो हमारा समीकरण है वह कैसा हो जाता है, हमारा समीकरण संतुलित हो जाता है। तो ये मिल गया हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण। अब आता है कि इनके स्टेट किस प्रकार से लिखे जाएं, किस प्रकार से इनकी अवस्थाओं को लिखा जाए। इनकी अवस्थाओं के बारे में जानते हैं। ये चीज नोट कर लेना अच्छे से और आपको इसी प्रकार से संतुलित करना है सारे रासायनिक समीकरण। इस समीकरण को संतुलित करने की काफी आवश्यकता पड़ेगी आपको। ये इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम लोगों को नंबर ज्यादा मिले एग्जाम में, ये इसलिए किया जाता है ताकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन हो सके।